दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इससे हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम और भी अच्छी स्टोरी आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। प्यारी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी, वो सड़क पर तेजी से भाग रही थी। भागते भागते वो एक लड़के से टकराई जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था। उस लड़के की नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी पलकें, गोरा रंग, चेहरे पर मासूमियत थी। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच थी। वो लड़की अपने हाथ जोड़कर उस लड़के से मदद मांगने लगी और सुबकते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का जो काफी हैंडसम था, वो उस लड़की के बिना बोले ही उसकी सारी बात समझ गया। तभी वहां पर 4 से 5 आदमी आ गए। ये देखकर उस लड़की ने घबराते हुए उस लड़के की बाजू कसकर पकड़ ली। वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, ए लड़के, ज्यादा हीरो मत बन, लड़की को इधर ला। उस लड़के ने उन आदमियों को देखकर गुस्से में कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इस लड़की को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। लड़के की बात सुनकर उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर वो आदमी उस लड़की को छू पाता उससे पहले ही उस लड़के ने आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उस लड़के ने 5 आदमियों को पल भर में धूल चटा दी और उस लड़के के हाथों मार खाने के बाद वो सभी आदमी जमीन पर पड़े दर्द से करा रहे थे। तभी वो लड़का उस लड़की के पास आया और उससे बोला, डरो मत और ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कुछ रिएक्ट करती उससे पहले वहां पर एक कार आकर रुकी। गाड़ी में एक 70 साल की बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। फिर वो औरत गाड़ी से उतरकर लड़की के पास आते हुए बोली, बेटा किट्टू, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गई थी, चलो घर चलते हैं। तभी बूढ़ी औरत की नजर वहां जमीन पर पड़े आदमियों पर गई। उन्हें देखकर वो समझ गई कि यहाँ क्या हुआ होगा। बूढ़ी औरत ने लड़के की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी किट्टू को बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और साथ ले जाकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वो गाड़ी वहां से जा चुकी थी और वो लड़का उन्हें जाते हुए देख रहा था। कुछ दिनों बाद राठौर हाउस में आज सोमनाथ राठौर की बेटी को देखने के लिए लोग आ रहे थे। सोमनाथ राठौर राजस्थान की एक जानी मानी हस्ती थे, जिनके पास रुतबे के साथ साथ बेशुमार दौलत और ताकत भी थी। सोमनाथ राठौर की उम्र करीब 50 साल थी। वो दिखने में हट्टे कट्टे थे, वहीं उनके चेहरे पर घमंड और आंखों में दौलत की चमक साफ दिखती थी। सोमनाथ राठौर ने अपनी पत्नी शांता की तरफ देखकर कहा, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो किट्टू को ऐसे तैयार करो कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह उसे देखते ही पसंद कर ले। सोमनाथ राठौर के गुस्से से सब डरते थे। घर में किसी को भी उनके सामने ना कहने की हिम्मत नहीं थी। उनकी पत्नी भी उनके गुस्से को जानती थी, इसलिए उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा और चुपचाप किट्टू के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर शांता ने उस बूढ़ी औरत को देखकर कहा, माई इसे जल्दी तैयार करो, रुद्राक्ष प्रताप सिंह आते ही होंगे और ऐसे तैयार करना कि वो इसे देखते ही पसंद कर ले। माई ने कहा, बहू रानी, ये तो अभी बहुत छोटी है, अभी तो ये 18 साल की भी नहीं हुई है। इस बच्ची पर कुछ तो तरस खाओ, अभी इसकी उम्र घर गृहस्थी संभालने की नहीं हुई है। शांता ने गुस्से में कहा, अब घर की नौकरानी मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माई ने फिर भी हिम्मत करते हुए कहा, बहू रानी, रुद्राक्ष प्रताप सिंह का गुस्सा तो राजस्थान में सभी जानते हैं। अब वो तो इससे 7 साल बड़े हैं, फिर ये मासूम सी बच्ची उनके गुस्से का सामना कैसे कर पाएगी। किट्टू पर थोड़ा तो तरस खाइए, और आप इसकी हालत भी जानती ही है। शांता को अब माई की बातों पर गुस्सा आने लगा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो तुम मुझसे इतनी बकवास कर रही हो? जो कह रही हो वो करो, किट्टू को तैयार करो, और अगर उस रुद्राक्ष को ये पसंद नहीं आई तो आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। किट्टू माई और शांता की बातें सुनकर एक और खड़ी होकर रो रही थी, पर जब उसने ये सुना तो माई की तरफ नामे गर्दन हिला दी और अब माई भी कुछ नहीं कर सकती थी। माई ने किट्टू को बहुत अच्छे से तैयार किया। किट्टू इतनी सुंदर लग रही थी कि रुद्राक्ष क्या, दुनिया में कोई भी उसे देख लेता तो एक पल में पसंद कर लेता। माई ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू बेटा, रोते नहीं है, शादी तो सबको करनी होती है और एक ना एक दिन सब शादी करते हैं। तुम्हें भी रुद्राक्ष से शादी करनी है और वो तुम्हें राजकुमारियों की तरह रखेगा, तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तो चलो अब हंसकर दिखाओ मुझे। इतना सुनकर किट्टू ने माई की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। माई ने कमरे से बाहर की तरफ देखा तो हॉल में वही लड़का बैठा हुआ था जिसने किट्टू को उन गुंडों से बचाया था। ये देखकर माई खुश हो गई। उन्होंने किट्टू को आकर कहा, अरे रुद्राक्ष तो वही है जिससे हम दोनों मिले थे और जिसने तुम्हें बचाया था। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुस्कुराई और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्राक्ष प्रताप सिंह की हाइट लगभग 6 फुट 1 इंच थी। रंग गेहुआ, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, काली आंखें, 3 पीस सूट में रुद्राक्ष किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। रुद्राक्ष को देखकर लगता भी नहीं था कि उसे गुस्सा आता होगा, लेकिन रुद्राक्ष के अंदर बदले की आग चल रही थी, इसलिए उसने राठौर की बेटी से शादी करने का फैसला लिया था। रुद्राक्ष अपनी दादा दादी, छोटी बहन नव्या और अपने छोटे भाई शुभ के साथ किट्टू को देखने आया था। नव्या और शुभ दोनों जुड़वा भाई बहन थे और दोनों की ही उम्र लगभग 21 साल थी। नव्या भी बहुत सुंदर थी, उसके अंदर अपनी माँ संध्या की छवि नजर आती थी। वहीं शुभ तो रुद्राक्ष की परछाई लगता था। शुभ रुद्राक्ष से छोटा था, लेकिन उसमें उसकी झलक नजर आती थी। सोमनाथ के बुलाने पर किट्टू बाहर हॉल में चली आई। वहीं किट्टू को बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें नीचे की हुई थी। किट्टू ने आज बेबी पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। माई के कहने पर किट्टू जाकर रुद्राक्ष की दादी के पास बैठ गई।
दादी ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, हमें तो ये लड़की पसंद है, अब हमारी रुद्राक्ष की शादी इसी से होगी। ये लड़की तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। रुद्राक्ष ने भी किट्टू की तरफ देखा तो वो समझ गया कि ये तो वही लड़की है जो कुछ दिनों पहले उससे टकराई थी। रुद्राक्ष तो किट्टू को देखता ही रह गया। किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन रुद्राक्ष का गुस्सा और उसका घमंड उसके दिल में किट्टू के लिए जगह नहीं बनाने दे रहा था। दादी ने किट्टू को अपनाने की रस्म शुरू की। उन्होंने किट्टू को कुछ मिठाई के डिब्बे, फल, कुछ ज्वेलरी बॉक्स और पैसे देकर कहा, आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई सोमनाथ। तभी दादाजी बोले, सोमनाथ, पिछली बातों को भूल जाओ, हम आज से एक नई शुरुआत करते हैं। तुम्हारी बेटी को हम राजकुमारी बनाकर रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि तुम भी इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाओगे। हमारे रुद्र को तुम्हारी बेटी पसंद है, इसलिए हम तुम्हारे घर में खड़े हैं, वरना तुम भी जानते हो कि इस चौखट पर आना हम कभी भी पसंद नहीं करते। सोमनाथ ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, अरे दिग्विजय जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं पुरानी बातों को कब का भूल चुका हूँ। अब तो मेरे और रुद्र के बीच में बिजनेस रिलेशन भी है। दादाजी बोले, हाँ ठीक है, तो फिर शादी का मुहूर्त निकलवा लो। हम जल्द से जल्द अपनी बहू को अपने घर लाना चाहते हैं। और इसी के साथ अपनाने की सारी रस्में भी खत्म हो गई। रुद्राक्ष ये सब देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने मन ही मन कहा, सोमनाथ राठौड़, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दर्द क्या होता है। मैं तुम्हारी बेटी को इतना तड़पाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर वो खुद आकर तुमसे कहेगी कि मुझे मार दो पापा। वही सोमनाथ जी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर मन ही मन कहा, तुम मुझे शह देने आए थे रुद्राक्ष, पर मैंने तुम्हें मात ही दे दी। रस्में खत्म होने के बाद रुद्राक्ष अपने भाई बहन और दादा दादी के साथ राठौर हाउस जा रहा था। तभी वो एक नौकर से टकरा गया, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। रुद्राक्ष ने बहुत गुस्से से उस नौकर को डांट दिया और फिर जाते जाते किट्टू को देखते हुए अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ा लिए। फिर एक स्माइल करते हुए अपने मन में कहा, आदत डाल लो किट्टू, तुम्हें इस गुस्से को रोज झेलना है और तुम्हें ये तब तक झेलना होगा जब तक तुम टूट कर बिखर नहीं जाती। वहीं ये सब देखकर किट्टू अंदर तक डर गई। वो भागते हुए माई के पास गई और उनके गले लगकर रोने लगी। माई ने किट्टू को समझाते हुए कहा, बेटा, कोई पति अपनी पत्नी पर बिना बात गुस्सा नहीं करता, और मैं जानती हूँ मेरी किट्टू कभी कोई गलती नहीं करेगी। तू रो मत बेटा, वो तुझे बहुत प्यार करेगा। मेरी राजकुमारी के लिए रुद्राक्ष एक राजकुमार ही है। तू चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत। अब तो तेरे रोने के दिन खत्म हो रहे हैं। देखते ही देखते शादी का दिन भी नजदीक आ गया। किट्टू के हाथों में रुद्राक्ष के नाम की मेहंदी लगी हुई थी और उस मेहंदी का रंग किट्टू के हाथ पर खूब चढ़ा था। माई ने किट्टू के हाथ को देखकर कहा, देखा बेटी, कितना गहरा रंग आया है। रुद्राक्ष तुम्हें बहुत प्यार करेगा। ये सुनकर किट्टू शर्माने लगी। शादी का दिन। किट्टू लाल लहंगे में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। रुद्राक्ष भी व्हाइट शेरवानी में एकदम राजकुमार लग रहा था। किट्टू जब मंडप में आई तो रुद्राक्ष की नजर उस पर गई। रुद्राक्ष के दिल में ना जाने क्यों किट्टू के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी, लेकिन उसने उन फीलिंग्स को वहीं दबा दिया। कुछ देर बाद दोनों के फेरे होने लगे। रुद्राक्ष ने फेरे लेते हुए गुस्से में अपने मन में कहा, राजकुमारी कात्यायनी और सबकी प्यारी किट्टू, मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा। तुम ये शादी एक हफ्ता भी निभा लो तो बहुत है, क्योंकि मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम एक हफ्ते में ही मुझसे डिवोर्स मांगोगी। वही कात्यायनी ने मन ही मन कहा, मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैं हमेशा रुद्राक्ष को अपना पति मानूंगी, हमेशा इनके कहे अनुसार चलूंगी और ये जो कहेंगे वही करूंगी। शादी में रुद्राक्ष का दोस्त निहाल भी आया हुआ था। निहाल और रुद्राक्ष बचपन के दोस्त थे। रुद्राक्ष हमेशा निहाल की बात सुनता था। अगर कभी रुद्राक्ष गुस्से में होता था तो निहाल के अलावा किसी और की बात उसके कानों में जाती ही नहीं थी। रुद्राक्ष निहाल को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था और निहाल भी रुद्राक्ष को अपने भाई जैसा ही मानता था। निहाल रुद्राक्ष के लिए कुछ भी कर सकता था। वो दोनों बिजनेस पार्टनर और दोस्त दोनों ही थे। दोनों का बचपन साथ में ही बीता था। निहाल बचपन से ही प्रताप हाउस में रहता था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपना बिजनेस रुद्र के साथ सेटअप किया और फिर खुद के विला में शिफ्ट हो गया। निहाल ने जब कात्यायनी को देखा तो अपने मन में कहा, ये प्यारी और छोटी सी बच्ची इस राक्षस को कैसे संभालेगी? इसका गुस्सा तो मैं भी नहीं संभाल पाता, तो ये लड़की कैसे संभालेगी? फिर निहाल ने ऊपर देखकर कहा, भगवान इस लड़की का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि रुद्र के गुस्से की आग में ये लड़की जल जाए। रुद्राक्ष और कात्यायनी की शादी हो गई। तभी सोमनाथ राठौड़ रुद्राक्ष के पास कुछ पेपर लेकर आए। सोमनाथ ने बड़े प्यार से कहा, जमाई साहब, आपकी और मेरी बेटी की शादी हो गई है, तो अब इन पेपर पर साइन करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मिस्टर राठौड़ रुद्र से कौन से पेपर साइन करने को कह रहे हैं? क्या रुद्राक्ष पेपर साइन करेगा? क्या सच में इस शादी की उम्र बस एक हफ्ते की है? सोमनाथ ने जब रुद्र से पेपर्स पर साइन करने को कहा तो रुद्र ने डबल स्माइल करते हुए सोमनाथ की तरफ देखकर कहा, ससुर जी, अब तो मैं आपका जमाई बन गया हूँ, तो अब तो घर आना जाना लगा ही रहेगा। तो फिर इन पेपर पर मैं बाद में साइन कर दूंगा, अभी विदाई कर लेते हैं। ये सुनकर सोमनाथ राठौड़ बस दांत पीस कर रह गए, क्योंकि रुद्र उन पेपर पर अब भी साइन करने के लिए तैयार नहीं था। रुद्र और राठौड़ की कंपनी ने मिलकर एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। राठौड़ जल्द से जल्द वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन रुद्र उसे बार बार टाल रहा था, जिसकी वजह से राठौड़ की कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन रुद्र की कंपनी को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए रुद्र उसे पूरा करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते ही रुद्र ने सोमनाथ राठौड़ से उसकी बेटी का हाथ मांगा था, और अब शादी होने के बाद भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। और जब तक रुद्र के साइन नहीं होंगे तब तक वह कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं किया जा सकता। वही कॉन्ट्रैक्ट जितना लेट होगा राठौड़ कंपनी को उतना ही नुकसान झेलना पड़ेगा। विदाई के समय सबकी आंखें नम थी। वहीं किट्टू और माई एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। तभी रुद्र की दादी ने माई की तरफ देखकर कहा, आप परेशान मत होइए, हम किट्टू को बहुत प्यार करेंगे, उसे माइकी की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। ये कहकर दादी ने किट्टू और रुद्र को लेकर विदा लिया। फिर किट्टू एक फूलों से सजी हुई कार में बैठ गई और उसके साथ ही रुद्र भी बैठ गया। किट्टू अब भी काफी रो रही थी। वहीं रुद्र एकदम शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। गाड़ी थोड़ी दूरी गई थी कि रुद्र ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो रुद्र गाड़ी से उतर गया और उसने ड्राइवर से चाबी लेकर कहा, तुम घर जाओ, गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा।
फिर रुद्र ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और पीछे देखकर किट्टू को कहा, आगे आकर बैठो। किट्टू चुपचाप बिना कुछ कहे आगे आकर बैठ गई और रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी अब काफी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। तभी रुद्र ने अपना फोन निकालकर दादी को कॉल करते हुए कहा, दादी मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ और वहीं से ऑफिस के लिए चला जाऊंगा, तो आप मुझे और किट्टू को लेकर ज्यादा परेशान मत होना। दादी थोड़ी हैरान होते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं और तुम कात्यायनी को लेकर फार्म हाउस पर जा रहे हो। तुम अभी के अभी वापस घर आओ रुद्र, हमने तुम्हारी जिद पर उस सोमनाथ के घर रिश्ता किया है, इसलिए अब तुम अपनी और मनमानी मत करो और चुपचाप घर आओ। रुद्र बोला, दादी मुझे किट्टू के साथ अकेले में कुछ टाइम बिताना है, इसलिए फार्म हाउस जा रहा हूँ और दादी मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। दादी समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र को हो क्या गया है, लेकिन दादी को पता था कि रुद्र बहुत गुस्से में है और अगर वो उससे कुछ और पूछेगी तो उसे और भी गुस्सा आ जाएगा और फिर वो गुस्से में किट्टू के साथ कुछ गलत ना कर दे। ये सोचकर दादी ने रुद्र से प्यार से कहा, ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन वो बच्ची मासूम है, उस पर गुस्सा मत होना और उससे प्यार से बात करना। तो समझ रहा है ना रुद्र? रुद्र ने गुस्से में अपने मन में कहा, दादी इस मासूम सी बच्ची के करीब जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बस एक हफ्ता और उसके बाद ही अपने बाप के घर वापस चली जाएगी। रुद्र को चुप देखकर दादी ने फिर कहा, रुद्र जो मैंने कहा है उन शब्दों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले, अगर तूने कुछ भी गलत किया तो तू जानता है मेरा गुस्सा। रुद्र बोला, हाँ हाँ दादी ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं फोन रखता हूँ। वही दादी को अब किट्टू की टेंशन हो रही थी। फिर दादी अपने मन में बोली, आखिर रुद्र चाहता क्या है? हे महादेव, मेरी किट्टू और रुद्र को हमेशा खुश रखना और किट्टू को हिम्मत देना कि वो मेरे रुद्र के गुस्से को संभाल सके। दादी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी दिग्विजय सिंह सोफे पर बैठते हुए बोले, क्या हुआ चंद्रकला, अपने पोते को फोन पर डांट क्यों रही हो? दादी ने हल्के गुस्से में कहा, आपका वो नालायक पोता किट्टू को लेकर फार्म हाउस चला गया। दादाजी मुस्कुराकर बोले, तो क्या हुआ चंद्रकला, नई नई शादी हुई है, साथ में समय बिताएंगे। दादी ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, संजय के पिताजी मुझे पागल मत बनाइए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि रुद्र ने उस बच्ची से शादी क्यों की है। रुद्र ने सभी से झूठ बोला है कि उसे किट्टू से प्यार हो गया है। वो लड़की 18 साल की है और ये गधा 25 साल का। और फिर वो मिला कब किट्टू से और कहाँ मिला? कब हुआ प्यार उसे किट्टू से? घर में या ऑफिस में? वो ऑफिस से सीधे घर आता है और घर से ऑफिस जाता है और फिर वो कहीं जाता भी तो नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब उसका एक झूठ है। हम कभी उस सोमनाथ के घर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इसकी वजह से हमें जाना पड़ा। दादाजी बोले, मैं भी जानता हूँ, लेकिन किट्टू से अच्छी लड़की रुद्र को मिल ही नहीं सकती थी। हो ना हो रुद्र के दिल में प्यार का एहसास हमारी किट्टू ही जगाएगी। करीब 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद रुद्र ने गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के सामने आकर रोकी। तभी एक वॉचमैन ने आकर गेट खोला और फिर रुद्र ने फार्म हाउस के अंदर अपनी गाड़ी को एंटर किया। रुद्र किट्टू को गाड़ी से उतारकर फार्म हाउस के अंदर लेकर आया। वो फार्म हाउस बहुत ही गंदा था, जैसे वहाँ बहुत दिनों से सफाई ही ना की गई हो। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ। जब तक मैं आराम करूँ तब तक तुम पूरा घर साफ कर लो और आज से तुम एक अच्छी बीवी की तरह घर को संभालो। सारे घर को साफ करो, मेरा खाना बनाओ, मेरा ध्यान रखो। अब से तुम्हारा यही काम है। मैं जा रहा हूँ तो तुम अपना काम शुरू करो। ये कहकर रुद्र वहाँ से चला गया। वही ये बात सुनकर किट्टू की आंखों में आंसू आ गए। किट्टू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी किट्टू ने खुद को देखा और फिर पूरे घर को देखा तो वो अंदर ही अंदर टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है और अब आगे उसके साथ क्या होगा। ये सब सोचते हुए जब किट्टू ने अपनी आंखें बंद की तो उसे माई का चेहरा नजर आया और उनकी कही हुई बात याद आई। बेटा, जब तुम ससुराल जाओगी ना तो वहाँ सब तुम्हारा स्वागत करेंगे, सब तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें बहुत सारे उपहार देंगे। रुद्र तुम्हें मुंह दिखाई देगा और फिर वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। वहाँ तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। 10-10 नौकर काम करते हैं रुद्र के घर में। तुम वहाँ राजकुमारी बनकर रहोगी। किट्टू आंखें बंद करके माई के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, किट्टू। किट्टू ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र पहले तो किट्टू से आराम से बात कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि किट्टू अपने ही ख्यालों में गुम है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने किट्टू के बाल को पकड़कर उसे उठाया और गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर का काम करो और तुम हो कि यहाँ बैठकर सपने देख रही हो। सोमनाथ राठौर ने कुछ सिखाया नहीं है क्या कि शादी के बाद एक लड़की को घर कैसे संभालना चाहिए? किट्टू ये सब सुनकर सुबक रही थी और रुद्र के ऐसे पकड़ने से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन रुद्र को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने आगे कहा, अगर तुम्हारे मुंह से मैंने कभी भी रोने की आवाज सुनी या तुमने कभी मुझसे बहस करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो कह रहा हूँ करो। पूरा घर साफ करो और उसके बाद तुम्हें खाना भी बनाना है। तो चलो उठो और ये सब साफ करना स्टार्ट करो। इतना कहकर रुद्र वहां से चला गया। किट्टू तो पहले से ही भारी भरकम लहंगे में थी और उसने ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, तो उसका शरीर उसके भारी लहंगे का भार संभाल नहीं पा रहा था। ऊपर से रुद्र ने उसे काम करने के लिए कह दिया। किट्टू ने रोते रोते अपनी सारी ज्वेलरी उतारी और एक टेबल पर रख दी। फिर उसने अपने लहंगे की चुन्नी को साइड में रखा और अपना काम करना शुरू कर दिया। किट्टू ने रोते रोते पूरे हॉल की सफाई की, फिर एक एक करके सारे कमरे साफ किए और उसके बाद पूरे घर के पर्दे बेडशीट को निकालकर सभी को धोने के लिए बाथरूम में रख दिया। ये सब करते करते शाम भी हो गई। वही किट्टू अब भी काम कर रही थी, जिसकी वजह से किट्टू को बहुत थकावट हो रही थी। धूल और गंदगी से किट्टू का रेड लहंगा पूरा ब्राउन हो चुका था। रुद्र जब सोकर उठा तो वो नीचे हॉल में आया। रुद्र ने जब चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो देखा पूरा घर एकदम साफ था। फिर उसने देखा तो किट्टू किचन में काम कर रही थी। रुद्र ने किट्टू के लहंगे को देखा तो किट्टू का लहंगा बहुत ही गंदा हो चुका था और उसके गोरे बदन पर हल्के हल्के काले और ब्राउन निशान भी आ गए थे, जो शायद सफाई करते हुए लग गए थे।
उसकी पतली सी कमर उस लहंगे का भार संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी किट्टू उस लहंगे को बार बार ऊपर करती और अपने काम में लग जाती। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, किट्टू। एकदम से आवाज आने की वजह से किट्टू डर गई और उसके हाथ में जो प्लेट थी वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। किट्टू ने पीछे देखा तो रुद्र बहुत गुस्से में खड़ा था। ये देखकर किट्टू एकदम सहम गई। वहीं रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखता ही रह गया। किट्टू की सूजी आंखें, उसके चेहरे पर बालों की लटें, उसकी गाल पर लगा हुआ आटा और उसका गोरा चेहरा। इस कंडीशन में भी किट्टू बहुत खूबसूरत लग रही थी। किट्टू को ऐसे देखकर रुद्र की बॉडी में हलचल हुई। वहीं रुद्र के ऐसे देखने से किट्टू भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, इसलिए उसने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और अपने बदन पर लपेट लिया। रुद्र भी एकदम से किट्टू की ओर से पलट गया। उसने एक लंबी सांस लेकर खुद से कहा, रुद्र तो कमजोर नहीं पड़ सकता, अभी तो बहुत हिसाब बराबर करना है। ये कहकर वो फिर से किट्टू की तरफ पलट गया और गुस्से में बोला, अगर सफाई कर ली हो तो पतिदेव को खाना भी दे दो, क्योंकि वो सुबह से भूखे हैं। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपनी आंखें झुकाकर जल्दी जल्दी खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। जब खाना लग गया तो रुद्र आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रुद्र खाना खाने लगा और किट्टू वहीं खड़ी रही। रुद्र ने जब खाना खाया तो उसे मनी मन खुशी हुई, क्योंकि किट्टू ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, तुम भी खाना खा लो। क्या रुद्र किट्टू की मासूमियत से प्यार कर पाएगा? क्या ये अनचाही शादी चल पाएगी? और क्या किट्टू रुद्र के दिल में जगह बना पाएगी? रुद्र ने जब किट्टू से कहा कि तुम भी खाना खा लो तो किट्टू रुद्र के पास बैठने लगी। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे पास बैठकर खाना खाओ, इसलिए तुम नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाओ। ये सुनकर किट्टू ने एक प्लेट ली और उसमें थोड़ा सा खाना लिया। तभी रुद्र को खांसी आ गई। किट्टू ने देखा डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं है। किट्टू जल्दी से किचन में गई और वहां से पानी लेकर आई। उसने रुद्र को पानी दिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। किट्टू ने जब रुद्र की पीठ थपथपाई तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए गुस्से में कहा, पहले तो डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं रखती हो और ऊपर से अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। मैं जानता हूँ तुम बाप बेटी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हें बस नाटक करना आता है। ये कहकर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे झटक दिया। किट्टू ने उदास होकर डाइनिंग टेबल से अपनी प्लेट उठाई और जाकर किचन की फर्श पर बैठकर खाना खाने लगी। किट्टू की आंखों से लगातार पानी बह रहा था और किट्टू बेमन से खाना खा रही थी। उसने 2 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद थकावट की वजह से किट्टू किचन की फर्श पर ही सो गई। फर्श काफी ठंडी थी, जिसकी वजह से किट्टू को ठंड लग रही थी, लेकिन थकावट होने की वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेडरूम तक जाए। रुद्र आज पूरा दिन सोया था, इसलिए उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। वो हॉल में अपने मोबाइल को हाथ में लेकर चक्कर लगा रहा था। तभी उसके मन से आवाज आई, रुद्र एक बार किट्टू को देख तो ले कि वो कहाँ है। रुद्र ने पूरा घर देख लिया, लेकिन उसे किट्टू कहीं नहीं मिली। रुद्र ने लास्ट में किचन की तरफ देखा तो फर्श पर उसे हल्का सा लहंगा दिखाई दिया। रुद्र ना चाहते हुए भी भागता हुआ किट्टू के पास गया। उसने देखा तो किट्टू वहाँ ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी थी। किट्टू को बहुत ठंड लग रही थी। रुद्र ने 1 सेकंड गवाए बिना किट्टू को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेडरूम में आ गया। रुद्र ने किट्टू को जल्दी से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, किट्टू मत सहो मेरा टॉर्चर, वापस चली जाओ अपने बाप के पास। मैं तुम्हें दर्द के सिवा कुछ नहीं दूंगा। जानता हूँ इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, तभी तुम्हारे बाप को भी तकलीफ होगी। चली जाओ मेरी जिंदगी से, तुम मुझे नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं किसी भी हालत में सोमनाथ राठौर से बदला लेकर रहूंगा, और उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी अच्छाई भी कुचलनी पड़े तो मैं वो भी कुचल दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ चली जाओ। रुद्र किट्टू को देखकर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को मिरर में देखकर कहा, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता किट्टू, तुम्हें मेरा टॉर्चर सहना पड़ेगा और तब तक सहना पड़ेगा जब तक तुम खुद सोमनाथ राठौर के पास नहीं चली जाती और मुझसे तलाक नहीं मांग लेती। तुम्हें अपने बाप के पास तो जाना ही होगा, तभी मेरा बदला आसान होगा। कुछ देर किट्टू को निहारने के बाद रुद्र भी अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन जब किट्टू उठी तो उसने अपने आप को बेडरूम में पाया। वो सोचने लगी कि वो बेडरूम में कैसे आई। तभी रुद्र रूम में आया और किट्टू को देखकर बोला, ज्यादा खुश मत हो, कल तुम ऑलमोस्ट बेहोश थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब जल्दी से फ्रेश होकर मेरे लिए खाना बनाओ और कल का रूटीन फॉलो करो। जो काम तुमने कल किए थे आज भी वही करने हैं, समझ गई? ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। किट्टू ने तो बस रुद्र की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर में किट्टू तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगी तो रुद्र से टकरा गई। रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि किट्टू ने हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मैचिंग लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां, कानों में बालियां, खुले बाल, हल्का सा मेकअप। किट्टू इस वक्त किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। और कुछ ऐसा ही हाल रुद्र का भी था। उसकी नजर किट्टू से हटी नहीं रही थी। कुछ ही देर में रुद्र अपने होश में आया और किट्टू की तरफ से पलट गया। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, जिसे रुद्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसने मन में कहा, ये सोमनाथ राठौर के पास जाने से पहले मुझे पागल करके जाएगी। पता नहीं मैं इस इनोसेंट लड़की को कब तक परेशान कर पाऊंगा। रुद्र को अपने इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि किट्टू बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। किट्टू की खूबसूरती तो कब से रुद्र के दिल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके दिल के दरवाजे को खटखटा रही थी। बस रुद्र ही उसे अनदेखा कर रहा था। रुद्र ने अपने इमोशंस को सीक्रेटली हैंडल किया और पलटकर किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, ये इतना सच धज कर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तुमने क्या सोचा कि तुम इतना सच धज कर मेरे सामने आओगी तो मैं पिघल जाऊंगा? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। अब जल्दी से सिंपल से कपड़े पहनो और अपने काम पर लग जाओ। और हाँ, आज के बाद ये मेकअप मत करना, लिपस्टिक तो बिल्कुल भी मत लगाना। रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर से अपने काम में लग गई। किट्टू ने फिर से घर का सारा काम किया, नाश्ता बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। रुद्र खाना खाने के बाद जब ऑफिस जाने लगा तो उसने किट्टू को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे मेरे शूज पहनाओ। किट्टू ने बिना किसी हेजिटेशन के रुद्र को उसके शूज पहना दिए। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, आज के बाद मुझे कहना ना पड़े, जब भी मैं ऑफिस जाऊं और ऑफिस से आऊं तो तुम्हें मुझे शूज पहनाने और उतारने हैं। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद रुद्र ऑफिस के लिए निकल गया।
प्रताप इंडस्ट्री। ऑफिस में निहाल ने नोटिस किया तो रुद्र के चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल थी। ना चाहते हुए भी रुद्र की आंखों में किट्टू का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। निहाल ने रुद्र को देखकर कहा, क्या बात है, लगता है किट्टू भाभी की खूबसूरती का असर हो रहा है तुम पर। रुद्र ने गुस्से में कहा, शट अप निहाल, काम पर ध्यान दो, मेरी मुस्कुराहट पर नहीं। रुद्र जब ऑफिस से अपने फार्म हाउस पर गया तो उसके साथ निहाल और नील दोनों थे। नील रुद्र का बॉडीगार्ड था, एक 29 साल का लड़का। उसकी हाइट 6 फुट थी, वहीं उसका रंग गेहुआ था और हीरो सी पर्सनैलिटी थी। नील की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता। तीनों आकर हॉल में बैठ गए। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, तो रुद्र ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, किट्टू। किट्टू एकदम से सहम गई। रुद्र ने किट्टू को हाथों से इशारा किया कि उसके शूज खोल दे, तो किट्टू जल्दी से आई और उसने रुद्र के शूज खोलकर रख दिए। फिर वापस से किचन में काम करने चली गई। निहाल और नील दोनों ये देख रहे थे। निहाल और नील दोनों को ये बात पसंद नहीं आई और वो एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोनों को इस वक्त रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वे दोनों चुप रहे। थोड़ी देर में तीनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। निहाल ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू भाभी, आप भी बैठकर खाना खा लो। किट्टू ने डरते डरते रुद्र को देखा तो रुद्र ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, जैसे रोज खाती हो वैसे ही खाओ। अपनी प्लेट उठाओ और जाओ किचन में। किट्टू ने अपनी प्लेट ली, उसमें अपना खाना सर्व किया और चुपचाप जाकर किचन के फर्श पर बैठकर खाने लगी। निहाल को रुद्र की बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। रुद्र किट्टू को बस नील और निहाल के सामने बेइज्जत करना चाहता था और वो ये कर भी रहा था। किट्टू बिना किसी भाव के चुपचाप सारा काम कर रही थी। रुद्र ने खाने के वक्त नील को देखकर कहा, नील, कल से तुम यहीं रहना, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। नील को सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये ऑर्डर रुद्र का था, इसलिए नील ने बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र का फार्म हाउस शहर से बहुत दूर था और वहाँ पर किट्टू और वॉचमैन ही रहते थे, इसलिए रुद्र को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो किट्टू को प्रोटेक्ट कर सके, और इसलिए ही उसने नील को वहाँ रहने को कहा था। खाने के बाद निहाल वहाँ से चला गया और नील सोफे पर बैठकर कुछ काम करने लगा। रुद्र भी खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। तभी नील की नजर कात्यायनी पर गई, जो कब से काम कर रही थी। फिर उसने अपना काम पूरा किया और अपने कमरे में चली गई। नील ने नोटिस किया कि कात्यायनी रुद्र के कमरे में न जाकर किसी दूसरे कमरे में जा रही थी। ये देखकर नील समझ गया कि रुद्र और किट्टू के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। अगले दिन किट्टू उठी और फिर से सभी काम करने लगी और फिर नील और रुद्र को नाश्ता कराया। फिर वो रुद्र को शूज पहनाने लगी। जब किट्टू रुद्र को सॉक्स पहना रही थी तो उसका नाखून रुद्र के पैर पर लग गया और उससे हल्का हल्का खून आने लगा। किट्टू ने बिना देरी किए अपने होठ रुद्र के पैर पर रख दिए ताकि रुद्र को दर्द ना हो। जैसे ही किट्टू के होठों ने रुद्र के पैरों को छुआ, उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। किट्टू ने थोड़ी देर बाद अपने होठ रुद्र के पैर से हटा दिए और फिर जल्दी से अपने कमरे में जाकर एक क्रीम ले आई और उस क्रीम को रुद्र के पैरों पर लगाकर उसे शूज पहना दिया। रुद्र ये सब देख रहा था और महसूस भी कर रहा था। रुद्र ने मन ही मन कहा, क्या किट्टू की अच्छाई मेरी बुराई पर भारी पड़ रही है? क्या मैं इसके लिए कुछ फील करने लगा हूँ? नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी फील नहीं कर सकता। इसके बाप की वजह से मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं कर सकता। इसे अपने बाप के पास वापस जाना ही होगा। रुद्र बिना किट्टू की तरफ देखे वहां से चला गया। वहीं ये सब नील देख रहा था। ये सब देखकर नील ने अपने मन में कहा, किट्टू बहुत अच्छी है। वो रुद्र का कितना टॉर्चर सहती है और रुद्र तो उसे प्यार से देखते भी नहीं। नील ने नोटिस किया कि किट्टू सारा दिन काम करती थी, गार्डन की सफाई, घर की सफाई। इतना बड़ा फार्म हाउस वो अकेले साफ करती थी। जहाँ 4 नौकर लगते थे वहां वो अकेले उस काम को करती थी। नील को किट्टू पर बहुत तरस आता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो बस किट्टू को काम करते हुए देख सकता था। रुद्र ने नील से स्ट्रिक्टली कहा था कि वो किट्टू की हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो मर रही हो या किसी परेशानी में हो। वो कभी भी किट्टू के करीब नहीं जाएगा और ना ही उसकी मदद करेगा। इसलिए नील किट्टू से ना ही बात करता था और ना ही उसकी कोई हेल्प करता था। और फिर देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। किट्टू रुद्र का टॉर्चर कब तक सहेगी? क्या नील किट्टू की कोई मदद करेगा? एक दिन जब रुद्र शाम को ऑफिस से फार्म हाउस आया, उसने नील और किट्टू को गार्डन में एक साथ खड़े देखा। वो दोनों एक दूसरे से पानी का पाइप छीन रहे थे और किट्टू थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। रुद्र ने शादी के बाद पहली बार किट्टू को मुस्कुराते हुए देखा था। रुद्र तो 1 सेकंड के लिए उसकी मुस्कुराहट में कहीं खोसा गया, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया और फिर रुद्र बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया और किट्टू को एक चांटा मार दिया और गुस्से में नील की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड बनकर रहो, और अगर तुम अब से मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नील रुद्र को कुछ बताना चाहता था, लेकिन रुद्र की बात सुनकर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और वो चुपचाप गार्डन के दूसरी तरफ चला गया। रुद्र ने गुस्से में किट्टू की बाजुओं को पकड़कर उसे उठाया और लगभग घसीटते हुए हॉल में ले आया। फिर उसने किट्टू को धकेलते हुए कहा, मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाया तो तुम नील को बहकाने लगी। ये सुनकर किट्टू ने रोते हुए नामे सिर हिला दिया। उसके बाद रुद्र ने गुस्से में कहा, मेरे जूते उतारो। किट्टू ने बिना कुछ कहे चुपचाप रुद्र के जूते उतार दिए। किट्टू अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी, पर फिर भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर रुद्र ने गुस्से से किट्टू के बालों को पकड़ लिया और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारी औकात एक नौकर से ज्यादा नहीं है और आज के बाद तुम मुझे नील के आसपास भी मत दिखना। इतना कहकर रुद्र चला गया। रात को किट्टू ने डिनर तैयार किया। नील और रुद्र दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नील ने अपनी प्लेट लेकर उसमें खाना सर्व किया और गार्डन में चला गया। रुद्र ने भी उसे नहीं रोका। किट्टू ने भी अपना खाना सर्व किया और किचन में चली गई। तीनों ने अलग अलग खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। किट्टू अपने कमरे में आकर रोने लगी। फ्लैशबैक, किट्टू और रुद्र की शादी से पहले। सोमनाथ गुस्से में किट्टू से बोले, किट्टू, रुद्र तुमसे शादी प्यार करने के लिए नहीं कर रहा, वो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालेगा। अगर तुमने उसकी बातें नहीं मानी या कोई गलती की तो वो तुम्हें यहाँ छोड़ देगा। तभी शांता ने किट्टू की कलाई को मोड़ते हुए कहा, और अगर रुद्र ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी हालत मौत से भी ज्यादा बदतर कर दूंगी। फिर सोमनाथ जी भी गुस्से में बोले, रुद्र को मौका मत देना कि वो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाए, क्योंकि अगर तुम यहाँ आई तो मैं भी तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। फ्लैशबैक एंड। किट्टू ने अपनी बंद आंखें खोली और फिर वो रोते रोते सो गई। आज रात रुद्र को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि उसने किट्टू के साथ गलत किया है। वो बेचैन हो रहा था। फिर वो उठा और किट्टू के कमरे में चला गया। रुद्र ने देखा तो किट्टू सोते हुए भी सुबक रही थी। चांटे का निशान अब भी उसके गाल पर था। रुद्र मनी मन खुद से उदास होकर बोला,
चली क्यों नहीं जाती तुम इस नर्क से? क्यों मुझे डेविल बनने पर मजबूर कर रही हो? मैं तुम्हें अपने बदले की आग में झोंक दूंगा और मुझे तुम पर बिल्कुल तरस नहीं आएगा और तुम मेरा टॉर्चर सह नहीं पाओगी। मर जाओगी तुम किट्टू। फिर उसने किट्टू को ब्लैंकेट से कवर किया और ना चाहते हुए भी उसके थप्पड़ वाले गाल को किस करके अपने कमरे में आ गया। एक हफ्ते बाद आज रात रुद्र जब घर आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी। रुद्र उसे कमर से पकड़े हुए था और वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। रुद्र उसे लेकर घर के अंदर आया और आते ही किट्टू को आवाज लगाई, किट्टू किट्टू बाहर आओ। किट्टू किचन में काम कर रही थी। वो रुद्र की आवाज सुनकर अपने एक हाथ को कपड़े से पोंछते हुए बाहर आई। रुद्र ने जानबूझकर किट्टू को चलाने के लिए कहा, किट्टू इनसे मिलो, ये है सोनम पटेल, मेरी होने वाली बेबी। तुमसे तलाक लेने के बाद मैं सोनम से शादी करूंगा और आज से ये भी यही रहेगी। बेचारी किट्टू को पहले ही परेशानी झेलनी पड़ रही थी और अब रुद्र ने उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। किट्टू ने उस लड़की को देखा और फिर रुद्र को देखा। किट्टू की आंखों में आंसू आने लगे पर उसने अपनी आंखें साफ की और चुपचाप किचन में चली गई। वहीं जब रुद्र अपने कमरे में आया तो उसने गुस्से से अपने हाथ को सीधा मिरर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। रुद्र ने टूटे हुए कांच को देखकर गुस्से में कहा, किस मिट्टी की बनी है ये लड़की, इतना टॉर्चर सह रही है वो भी बिना किसी शिकायत के। किट्टू अगर तुम इतनी मासूम होकर भी हार नहीं मानोगी तो फिर मैं एक डेविल होकर हार कैसे मान सकता हूँ? आखिर मैं भी देखता हूँ तुम कब तक नहीं टूटती हो। नीचे सोनम पूरे फार्म हाउस को देख रही थी पर उसकी नजर बार बार नील पर जा रही थी। नील उसके बिहेवियर से ये तो समझ गया था कि वो लड़की कुछ ठीक नहीं है। शाम को जब सोनम और रुद्र डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे तभी बाहर से नील और निहाल बातें करते हुए आ गए। रुद्र ने निहाल को देखकर कहा, अरे निहाल तू यहाँ, तू कब आया? निहाल ने कहा, हाँ यार अभी आया हूँ, बहुत दिन हो गए किट्टू भाभी के हाथ का कुछ नहीं खाया है तो सोचा उनसे भी मिल लूंगा और तुम सबके साथ खाना भी खा लूंगा। ये कहकर निहाल डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी नील ने अपना खाना सर्व किया और बाहर जाने लगा। निहाल को ये थोड़ा अजीब लगा। निहाल ने नील को रोकते हुए पूछा, तुम बाहर खाना खाओगे? नील ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, हाँ क्योंकि मैं रुद्र सर का बॉडीगार्ड हूँ और बॉडीगार्ड को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इतना कहकर वो बाहर चला गया। निहाल ने रुद्र को देखकर कहा, तेरा और उसका झगड़ा हुआ क्या? हाथ हो गई यार, अब तो अपने गुस्से में नील को भी पीसेगा। तू जानता है ना नील, मैं और तू हम तीनों ही साथ पड़े हुए हैं, फिर भी तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रुद्र तो निहाल की बात सुनकर भी डाइनिंग टेबल पर वैसे ही बैठा हुआ था जैसे उसने निहाल की बात सुनी ना हो। उसने निहाल की बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर निहाल ने रुद्र की तरफ देखा और ना में गर्दन हिला दी, जैसे वो कहना चाहता हो कि ये नहीं सुधरेगा। फिर वो तीनों खाना खाने लगे। निहाल ने सोनम को देखकर कहा, किट्टू भाभी इनसे मिलो, ये तुम्हारी ननद सोनम है, पटेल साहब की इकलौती बेटी और करोड़ों की मालकिन। इसके बाद निहाल ने भी सोनम को छेड़ते हुए कहा, सोनम इनसे मिलो, ये है तुम्हारी किट्टू भाभी और रुद्र की वाइफ। निहाल ये सब बोलकर मुस्कुराने लगा। किट्टू भी निहाल को देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी किट्टू को ये महसूस हुआ कि रुद्र उसे गुस्से से देख रहा है, इसलिए किट्टू फिर से उदास हो गई। रुद्र ने निहाल की तरफ देखकर गुस्से में कहा, निहाल सोनम कोई ननद नहीं है, किट्टू से तलाक लेने के बाद मैं सोनम से शादी करने वाला हूँ। रुद्र बोल तो निहाल को देखकर रहा था लेकिन वो सुना किट्टू को रहा था। निहाल ने जब ये सुना तो वो बहुत हैरान हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ऐसा भी बोल सकता है। निहाल ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखकर कहा, तू पागल हो गया है क्या? अभी तेरी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए हैं और तू किट्टू को डिवोर्स देने वाला है? अब दादी जान से मार देगी तुझे। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ मैं किट्टू को डिवोर्स देने वाला हूँ और अब मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी। वही ये सब सुनकर किट्टू ने अपना खाना सर्व किया और किचन में चली गई। थोड़ी देर में रुद्र और सोनम खाना खाकर उठे और कमरे की तरफ चल दिए, लेकिन जैसे ही सोनम रुद्र के कमरे में जाने लगी निहाल चिल्लाकर बोला, तो क्या सुहाग रात भी आज ही मनाएगा या तलाक होने तक इंतजार भी करेगा? निहाल ने ये बात गुस्से में कही थी और रुद्र को तो ये पता भी नहीं था कि सोनम उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ रही है। सोनम को अपने पीछे देखकर रुद्र रुक गया और पलटकर सोनम से गुस्से में कहा, सोनम तुम मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? सोनम ने कहा, रुद्र हम दोनों शादी करने वाले हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में। ये सुनकर रुद्र गुस्से में बोला, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, तुम दूसरे कमरे में रहोगी, यहाँ नहीं, जाओ यहाँ से। ये सुनकर सोनम अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं रुद्र की ऐसी हरकत से निहाल अब भी उससे गुस्सा था। उसने किट्टू को देखा जो किचन को साफ कर रही थी। निहाल किट्टू के पास गया और उससे बोला, किट्टू भाभी तुम ये सब देख कैसे रही हो? कम से कम रुद्र से पूछो तो सही कि वो तुम्हें तलाक क्यों देना चाहता है। अपने सवालों के जवाब पूछना तुम्हारा हक है। लेकिन किट्टू तो जैसे निहाल की बात सुनी नहीं रही थी, वो चुपचाप अपना काम करती रही। निहाल ने फिर से किट्टू से कहा, किट्टू भाभी एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। किट्टू ने अपनी आंखें उठाकर निहाल को देखा तो उसकी आंखों में बेशुमार आंसू थे। निहाल किट्टू को इस हालत में देखकर कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन जब रुद्र ऑफिस जाने लगा तो किट्टू ने उसके सामने एक पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था आज का राशन खत्म हो चुका है। फिर जब रुद्र ऑफिस से घर आया तो रात के 2 बज रहे थे। उसने देखा नील अपने कमरे में सो रहा है और कात्यायनी रुद्र का इंतजार करते हुए सोफे पर बैठी बैठी सो गई थी। तभी रुद्र ने कात्यायनी के हाथ में एक पर्ची देखी तो रुद्र ने वो पर्ची ले ली। रुद्र ने एक नजर सोई हुई किट्टू को देखा, फिर उस पर्ची को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, रुद्र जी घर का राशन खत्म हो गया है, आप प्लीज मंगवा दीजिए। रुद्र ने पर्ची पढ़कर जेब में रख ली और फिर वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब नील अपना खाना लेकर बाहर चला गया तो रुद्र ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर टेबल पर रखते हुए किट्टू से कहा, ये लो पैसे और खुद जाकर ले आना राशन। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ बल्कि तुम मेरी नौकर हो, इसलिए चुपचाप पैसे उठाओ और खुद चली जाना टाइम से। इतना कहकर रुद्र ऑफिस चला गया और किट्टू ने बिना कुछ कहे पैसे लिए और बाजार चली गई। बाजार रुद्र के फार्म हाउस से 4 किलोमीटर दूर था। किट्टू ने वो रास्ता पैदल ही तय किया क्योंकि वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी। किट्टू ने बाजार से बहुत सारा सामान खरीदा जिसकी वजह से किट्टू उस सामान को ठीक से उठा भी नहीं पा रही थी। फिर भी वो कोशिश करते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अभी किट्टू 1 किलोमीटर ही चली थी कि रात हो गई और तभी बिजली कड़कने लगी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई जिससे अब किट्टू का डर बढ़ने लगा। किट्टू उस बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी जिसकी वजह से वो ठंड में ठिठुरने लगी। तभी वहाँ अचानक से रुद्र की गाड़ी आ गई और रुद्र का ड्राइवर गाड़ी से बाहर आया और उस ड्राइवर ने किट्टू से कहा, मैम ये सामान मुझे दे दीजिए। इस पर किट्टू ने सारा सामान ड्राइवर को दे दिया। फिर ड्राइवर ने सामान कार में रखा और किट्टू से कहा, मैम सर ने कहा है आप पैदल आ जाइए। ये सुनकर किट्टू हैरान हो गई पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए बस हाँ में गर्दन हिला दी। ये कहकर वो ड्राइवर वहां से चला गया। फार्म हाउस पहुंचकर ड्राइवर सारा सामान अंदर लेकर आया और किचन में रख दिया। ड्राइवर को देखकर निहाल और नील सवालिया नजर से रुद्र को देख रहे थे।
जैसे वो पूछना चाहते हो किट्टू कहाँ है। रुद्र ने सोनम को देखकर कहा, सोनम आज खाना तुम बना दो, किट्टू को आने में 2 घंटे लग जाएंगे। रुद्र की बात सुनकर नील निहाल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। निहाल भी गुस्से में बोला, इतनी बारिश में कहाँ छोड़कर आ गया उसे, तेरे सीने में दिल है भी या नहीं? इंसानियत के नाते ही ले आता उसे, पता नहीं कहाँ होगी और अगर उसे कुछ हो गया तो। ये सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, मेरे और मेरी बीवी के बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। निहाल ने भी दांत पीसते हुए कहा, ना तू खुद जाएगा ना मुझे जाने देगा, पर रुद्र वो लड़की है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो। रुद्र को याद आया कि वो पहली बार किट्टू से मिला था तो कुछ आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे। वहीं उसकी बात सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया। उसने निहाल से गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकल गया। क्या किट्टू को रुद्र घर वापस लेकर आएगा? और क्या दादा दादी को रुद्र और किट्टू के रिश्ते का सच पता चल जाएगा? क्या निहाल रुद्र को गलतियां करने से रोक? वहीं रुद्र जब ड्राइवर की बताई हुई जगह पर गया तो उसे किट्टू कहीं पर भी नहीं मिली। अब रुद्र को कहीं ना कहीं इस बात का डर लग रहा था कि कहीं किट्टू के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, और ये सोचकर रुद्र बेचैन होकर इधर उधर किट्टू को ढूंढने लगा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। रुद्र जब उसके पास गया तो देखा कि वो लड़की किट्टू ही थी। किट्टू ने अपने पतले से दुपट्टे से खुद को कवर किया हुआ था और चुपचाप पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। रुद्र ने जब उसे देखा तो उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, किट्टू घर चलो। तभी रुद्र की नजर किट्टू के हाथ पर गई जिसमें एक छोटा सा पप्पी था जिसे किट्टू ने अपने दुपट्टे में छुपाया हुआ था। शायद किट्टू उस पप्पी को बारिश से बचा रही थी। किट्टू ने कांपते हुए रुद्र की तरफ देखा जैसे वो कह रही हो, क्या हम इस पप्पी को घर ले जा सकते हैं? इस पर रुद्र ने कोई रिएक्ट नहीं किया और किट्टू को खींचकर गाड़ी में बिठा दिया। उधर सोनम यूट्यूब देख देख कर खाना बना रही थी क्योंकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था और रुद्र ने उसे खाना बनाने के लिए बोला था। इसलिए जैसे तैसे करके उसने रोटी और दाल तो बना ली, लेकिन ये सब करने में उसने पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया। उसने पूरे किचन में आटा, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ बिखेर दिया था। सोनम ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा और फिर खुद को फ्रेश करने के लिए बाथरूम में चली गई। तभी रुद्र की गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। रुद्र ने देखा तो किट्टू ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। उसने किट्टू को बाहों में उठाया और अपने कमरे में जाकर लिटा दिया। वहीं उसके पीछे पीछे गाड़ी से वो छोटा पप्पी भी उतर गया और रुद्र और किट्टू के पीछे पीछे हॉल में आ गया। उसे देखकर नील ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वहीं रुद्र जब किट्टू को गोद में उठाकर अंदर आ रहा था तो नील और निहाल ने उसे देखा था, लेकिन सोनम वॉशरूम में थी इसलिए उसने रुद्र को आते हुए नहीं देखा था। रुद्र नीचे आया और वॉचमैन के पास जाकर बोला, तुम जल्दी से जाओ और अपनी वाइफ को बुला लाओ, वो किट्टू के कपड़े चेंज कर देगी। किट्टू बहुत देर से भीग रही थी तो उसे ठंड लग जाएगी। ये सुनकर वॉचमैन को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन रुद्र का ऑर्डर था इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाकर अपनी बीवी को बुला लाया। फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से में वॉचमैन और उसकी बीवी मालती रहते थे। मालती जब हॉल के अंदर आई तो रुद्र ने उसे देखकर कहा, ऊपर मेरी बीवी है, उसके कपड़े गीले हैं तो जाकर चेंज कर दो। ये सुनकर मालती हाँ में गर्दन हिलाकर कमरे में चली गई। मालती जब किट्टू के कपड़े चेंज कर रही थी तो उसने किट्टू की कमर पर एक बड़ा सा चला हुआ निशान देखा जिसे देखकर मालती को दुख हुआ। उसने मनी मन रुद्र को कोसते हुए कहा, मालिक कितने बुरे हैं, कोई अपनी बीवी को ऐसे जलाता है क्या? घर का सारा काम तो करती है मालकिन, फिर भी मालिक का मन नहीं भरता। इतनी नाजुक सी बच्ची को जला भी दिया। पता नहीं भगवान कहाँ सो रहे हैं जो इस मासूम सी बच्ची को मालिक इतना दर्द दे रहे हैं। वॉचमैन की बीवी मालती ने किट्टू के कपड़े चेंज किए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर दिया। इसके बाद मालती नीचे आई और उसने रुद्र की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, मालिक अब हम जाएं? रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया तो मालती चली गई। रुद्र चाहे कितना ही गुस्से वाला था लेकिन उसने कभी भी किट्टू को गलत नजर से नहीं देखा था और ना ही गलत तरीके से छुआ था, और इसलिए ही उसने मालती को बुलाया था। वहीं उधर थोड़ी देर में सोनम भी फ्रेश होकर आ गई। उसने रुद्र को देखा जो पूरा भीगा हुआ था। सोनम ने उससे कहा, किट्टू को ले आए? रुद्र ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। इस पर सोनम ने कहा, रुद्र जाओ और जाकर तुम भी चेंज कर लो, फिर डिनर कर लेना, मैंने डिनर बना दिया है। रुद्र चेंज करके आया और फिर नील, निहाल और रुद्र तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तीनों ने खाना देखा तो उनकी भूख तो जैसे मरी गई। नील ने बाउल का ढक्कन हटाया तो जली हुई दाल देखकर कहा, हाँ मुझे याद आया, मेरा तो आज व्रत है। इतना कहकर नील चला गया। निहाल नील की चालाकी समझ गया था और हैरानी से नील को बाहर जाते हुए देख रहा था। साथ ही निहाल अपने मन में खुद से कह रहा था, ये नील कितना चालू है, कितनी सफाई से निकल गया, आज से पहले तो इसने कभी व्रत नहीं रखा। फिर निहाल ने भी जब डिनर को देखा तो कहा, आज मैंने भी बहुत हैवी लंच कर लिया था तो भूख तो मुझे भी कुछ खास नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा दूध पीकर ही सो जाऊंगा। वहीं रुद्र डिनर को ऐसे देख रहा था जैसे कहना चाहता हो, दोनों कितने चालाक हैं, दोनों इस खाने को देखकर ही खिसक गए, पर अब मैं क्या करूं, ये खाना खाऊं कि नहीं? किट्टू के हाथ का खाना खा खाकर मुझे तो इस डिनर को देखते ही उल्टी आ रही है। अगर नहीं खाऊंगा तो नील और निहाल दोनों मेरा मजाक बनाएंगे, और अगर खा लूंगा तो ये मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। रुद्र ने भी अपने गुस्से का सहारा लेकर चम्मच को टेबल पर मारते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वो चुपचाप स्टडी रूम में चला गया। अब ये देखकर सोनम को गुस्सा आ गया और वो बोली, जब भूख नहीं थी तो मुझे खाना बनाने के लिए कहा ही क्यों? मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और ये तीनों बहाने मारकर चले गए, मुझे क्या, रहो भूखे, मैं तो खाना खाऊंगी, आखिर मैंने पहली बार खाना बनाया है। ये कहकर सोनम ने जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डाला उसे उल्टी आ गई। अब बारिश भी रुक गई थी। नील गार्डन में गया और वहाँ पर बॉनफायर का अरेंजमेंट कर लिया और फिर चेयर डालकर वहीं बैठ गया और अपने हाथ सेकने लगा। तभी वहाँ निहाल भी आ गया। नील ने मुस्कुराकर निहाल को देखते हुए कहा, क्या हुआ, सोनम मैडम का खाना पसंद नहीं आया? निहाल ने कहा, ऐसा खाना खाने से अच्छा है इंसान कोई जहर खा ले, वैसे भी उसने तुझे इंप्रेस करने के लिए खाना बनाया था तो तुझे तो खाना चाहिए था। ये बोलकर दोनों हंसने लगे। निहाल ने कहा, अब सोनम मैडम का खाना तो रुद्र ही खा सकता है। इतना कहकर निहाल भी नील के पास बैठ गया और फिर दोनों बातें करने लगे। नील ने कहा, जो भी हो निहाल, भूख तो मुझे लग रही है और सोनम का बनाया हुआ खाना खाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, तो अब क्या करें? निहाल ने कहा, भाई तू तो यहीं रहता है और तुझे पता होगा खाने का अरेंजमेंट कैसे करना है, मुझे क्या पता? नील ने पूछा, बियर पिएगा? निहाल हंसते हुए बोला, ठीक है, फिर ऐसे मौसम में बियर ही पीते हैं, और हाँ सुन, कुछ खाने के लिए भी ले आना। नील उठा और अपने कमरे में चला गया। वहाँ जाकर उसने कुछ बियर की बोतल ली और फिर किचन में गया और वहाँ जाकर उसने पनीर लिया और कुछ सब्जियां ली और वापस गार्डन में आ गया। नील ने एक बोतल निहाल को दी और बॉनफायर पर ही पनीर टिक्का बनाने लगा। फिर उसने पनीर टिक्का बनाकर निहाल को पास किया। निहाल ने बियर और पनीर को देखकर कहा, अब आएगा मजा। नील, एक बात तो माननी पड़ेगी, तू मेरा और रुद्र का बिल्कुल बड़े भाई की तरह ध्यान रखता है। नील ये सुनकर मुस्कुरा दिया। वो दोनों बातें कर रहे थे और पीछे रुद्र खड़ा उन दोनों को देख रहा था, लेकिन रुद्र की हिम्मत नहीं हो रही थी उन दोनों के पास आने की। रुद्र उन्हें देखकर वापस से जाने लगा। तभी निहाल ने आवाज लगाई, तू भी आजा, अब क्या हमसे दुश्मनी हो गई है जो हमारे पास आता ही नहीं है?
आजा कुछ नहीं कहेंगे किट्टू के बारे में। ये सुनकर रुद्र भी उन दोनों के पास आकर बैठ गया। नील ने रुद्र को भी एक बोतल और पनीर टिक्का पास किया। रुद्र ने बियर और पनीर ले लिया तो निहाल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तूने भी सोनम के हाथ का खाना नहीं खाया? रुद्र ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। नील को इस बात पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। नील को हंसता हुआ देखकर निहाल भी हंसने लगा। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर रुद्र के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो बहुत दिनों बाद आई थी। तीनों बैठकर बातें करने लगे। वो तीनों इस वक्त काफी खुश थे और सोनम उन तीनों को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। उसे रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से कहा, रुद्र खुद को समझता क्या है? जब इसे खाना खाना ही नहीं था तो इसने मुझसे बनवाया क्यों? मैं कोई इसकी नौकर हूँ? मेरे पापा ने मेरे पीछे 10 नौकर छोड़ रखे हैं और मैंने इसके कहने पर खाना बनाया और ये तीनों मेरा ही मजाक बना रहे। देख लूंगी तीनों को। इतना बोलकर सोनम अपने पैर पटकती हुई वहां से चली गई। वहीं रुद्र, नील और निहाल आपस में बात कर रहे थे। तभी निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, कल अवनी आ रही है। ये बात सुनकर नील का चेहरा उतर गया। नील का उतरा हुआ चेहरा रुद्र और निहाल दोनों ने नोटिस किया था। अवनी निहाल की छोटी बहन थी जो कनाडा में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। निहाल का ज्यादा बिजनेस इंडिया में था इसलिए निहाल इंडिया में रहता था। अवनी भी पहले इंडिया में अपने भाई निहाल के साथ प्रताप हाउस में रहती थी, पर 2 साल पहले वो कनाडा वापस चली गई थी। आज तीनों बहुत दिनों बाद साथ बैठे हुए थे। तीनों ही अपनी कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहे थे और तीनों ने बहुत ज्यादा पी भी ली थी जिससे तीनों को कुछ भी होश नहीं था। तभी रुद्र लड़खड़ाते हुए उठकर बोला, चलो गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्र को इतना भी याद नहीं था कि उसके कमरे में किट्टू है और वो नशे में ही अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने किट्टू को अपने बेड पर देखा तो उसके मुंह से निकला, ये कौन है? ये मेरे बेड पर क्या कर रही है? दूसरी तरफ नील भी अपने कमरे में चला गया। नील नशे में था फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। वो बेचैनी से बेड पर लेटकर इधर उधर करवट ले रहा था। फिर वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की तो उसे अवनी का चेहरा दिखाई दिया। फ्लैशबैक, प्रताप इंडस्ट्री। अवनी ने भारी गले से कहा, नील मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। आप मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं है? नील ने गुस्से से अवनी के बाजू को पकड़कर कहा, मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ और ना ही मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैं एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ और इसके बाद भी तुम मुझसे प्यार के दावे कर रही हो तो 2 दिन भी मेरे साथ नहीं रह पाओगी, समझी? इसलिए अपने ये खोखले दावे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। नील की बात सुनकर अवनी अपनी नम आंखों से बोली, मैं सच बोल रही हूँ नील, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ हर कंडीशन में रह लूंगी और कहीं भी रह लूंगी। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। अवनी की बात सुनकर नील को और ज्यादा गुस्सा आ गया तो उसने कहा, अवनी मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे अभी कुछ महीने पहले तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है और तुम प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई। तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं? तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें अपने भाई से डर नहीं लगता? ये सुनकर अवनी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं लगता किसी से डर, किसी से भी नहीं लगता। मैंने सोच लिया है मुझे आपके साथ ही जिंदगी बितानी है, बस। मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आप आज नहीं तो कल मुझे अपना ही लेंगे और अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नील ने अवनी की दोनों बाजू को पकड़ा और गुस्से में उसे दीवार से लगा दिया। अवनी अपनी गुस्से से नील की आंखों में देख रही थी और नील भी गुस्से से अवनी की आंखों में देख रहा था। अवनी के गुस्से में प्यार था लेकिन नील के गुस्से में सिर्फ गुस्सा था। नील ने गुस्से में कहा, नील को धमकी दे रही हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मरना चाहती हो? मन कर रहा है मरने का? तो चलो ये धमकी अपने भाई के सामने देना, वो तुम्हारे मरने की इच्छा पूरी कर देगा। ये कहकर नील अवनी का हाथ पकड़कर गुस्से में उसे निहाल के केबिन में ले आया। अब क्या करेगा नील अवनी के साथ? अवनी के वापस आने से नील क्यों उदास है? और किट्टू को किसने जलाया? और अब सोनम क्या करेगी? आखिर अवनी कनाडा क्यों गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर बताइए। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।